दिस इज जून 22 पेपर 4-2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट two conditions that must be satisfied for a copper wire placed in a magnetic field to experience a magnetic force। say two conditions जो satisfy होनी चाहिए to placed in a magnetic field to experience a magnetic force। तो एक तो है it should carry current, ठीक है, इसमें करंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, it should carry current and it should not be parallel to the field, not be parallel to the field, not be along to the field, not be along or parallel to field। अच्छा बेटा, उसके बाद कहते हैं अलॉन्ग एयर कोर्ड सोलिनॉइड कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई सो दैट द सोलिनॉइड क्या हो गया, एक मिनट चलना बंद हो जाता है, मेरा टच पैड है ना। हाँ जी, figure this shows a cross section through the middle of the solenoid। okay, the direction of magnetic field at point W is indicated by an arrow। the three other points are labeled X, Y and Z। X, Y and Z यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी होगी ना। अच्छा, आपको पता है सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है, सोलिनॉइड के बाहर तो जाती है नॉर्थ टू साउथ, अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये इधर को जा रही है ना, इस साइड पे साउथ है बेटा, इस साइड पे नॉर्थ है, इस साइड पे साउथ है, इस साइड पे नॉर्थ है। इन साइड जाएगी साउथ टू नॉर्थ, तो ये भी यूँ जाएगी। और आउटसाइड कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, तो ये यूँ जाएगी, ये वाली यूँ हो जाएगी, यहाँ से जो फील्ड लाइन है यूँ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जो फील्ड लाइन घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के यूँ आएगी। अंदर ये साइकिल कंप्लीट करेंगे अपना, अंदर यूँ आएंगे, अपना ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। तो ये एरोज बन जाएंगे, जरा मेरे से सही नहीं बन रहे, न्यू करके बन जाएंगे। तो एरोज इन जरा अच्छे से डायग्राम बनानी है, सही नहीं बनी, तो ये एरोज इस साइड पे बनेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है बेटा। तो सोलिनॉइड के अंदर फील्ड लाइन कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ, बाहर जाती है नॉर्थ टू साउथ। ऑन फिगर ड्रॉ कर दिया आपने। कंपेयर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी W एंड X पे कंपेयर करनी है। W एंड X जो है ना बेटा सॉलिड के अंदर है, सॉलिड के अंदर पैरेलल होती है फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में सेम है। और Y एंड Z पे कंपेयर करना है। Y पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन करीब करीब है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे डेंसर होंगे ना फील्ड लाइन, और यहाँ पे लेस डेंस है, यहाँ पे फील्ड वीक होगा, यहाँ पे फील्ड वीक होगा। तो ये कंपेयर बता देंगे आप उसको। अच्छा, आगे कहते हैं two parallel current carrying wires are placed near to each in vacuum। explain why the wires carry a magnetic force, why wire exerts a magnetic force in each other। you can draw a diagram if you wish। दो पैरेलल वायर्स हैं, एक दूसरे पे फोर्स क्यों लगाती हैं, इसको यूँ ड्रॉ कर लें या इसको यूँ दिखा दें, इनटू द पेज दिखा दें। ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, ऑपोजिट में है तो रिपेल कर रही हैं। तो आप क्या बताएंगे कि दोनों वायर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे के परपेंडिकुलर है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन वायर इज परपेंडिकुलर टू अदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट पैटर्न बन रहा है और उन पर फोर्स लग रही है। तो ये बताएंगे बोथ आर करंट कैरिंग वायर, बोथ हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन वायर इज परपेंडिकुलर टू अदर, देयरफॉर दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMF इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है 2 कॉइल्स आर वोन ऑन अ आयरन बार एज शोन। 2 कॉइल्स हैं, ये बेसिकली इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ, तो ये सेकेंडरी कॉइल हो गया और ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये प्राइमरी कॉइल जिसमें पावर सप्लाई है। कॉइल 1 is connected to potential difference V1 that gives rise to the magnetic field in the iron bar। iron bar में magnetic field आता है। Figure 7.2 shows the variation with time t of the magnetic field B in the iron bar। iron bar में magnetic field यूं वेरी कर रहा है। Okay,
A voltmeter measure the electromotive force in the induced that is induced in a across the coil 2. अच्छा, ये coil 1 या coil 2 में ग्राफ बनाना है, इंड्यूस्ड वोल्टेज का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ। आपको पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड वो क्या होता है, नेगेटिव डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, फाई बी ए के इक्वल होता है, पता ना आपको, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू नेगेटिव फाई, इसका लिख सकते हैं बी इंटू ए डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो हम कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो इस ग्राफ का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो आप देख सकते हो ए से बी तक, यहाँ तक इसका ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म, यहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव 5 है, यहाँ भी ग्रेडियंट पॉजिटिव 5 है, यहाँ भी ग्रेडियंट पॉजिटिव 5 है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी, लगातार नेगेटिव 5 यूनिफॉर्म नेगेटिव 5 यहाँ तक सपोज यहाँ नेगेटिव 5 यहाँ पर आएगी, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखो ज़रा, ये पॉइंट है ना बी से सी तक, ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट है, ब्लू पेंसिल, यहाँ पे ग्रेडियंट है सपोज नेगेटिव, ये ज़्यादा ग्रेडियंट है, नेगेटिव 8, यहाँ भी नेगेटिव 8, यहाँ भी नेगेटिव 8, यहाँ भी नेगेटिव 8। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, पॉजिटिव 8। ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा बेटा, पॉजिटिव 8। अब ये ऊपर बनेगा, ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा ईएमएफ इंड्यूस का, इससे थोड़ा ज़्यादा ऊपर 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 ज़्यादा ऊपर तक जाएं और यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी टू डी दोबारा ये पैरेलल लाइन लग रही है, उसके पैरेलल लाइन लग रही है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कितना है, सी टू ई की बात कर रहा हूँ बेटा, सी टू ई की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ग्रेडियंट है नेगेटिव 5, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव है, पॉजिटिव यूनिफॉर्म, यहाँ भी ग्रेडियंट पॉजिटिव 5, यहाँ भी ग्रेडियंट पॉजिटिव 5। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, लगातार नेगेटिव 5। तो लगातार नेगेटिव 5 पहले के बराबर बन जाएगा, ये बन मिट क्यों गया, ठीक है। तो इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, नेगेटिव ग्रेडियंट। ये बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिए, कॉइल 2 इज नाउ रिप्लेस्ड विद अ कॉपर रिंग दैट रेस्ट लूजली ऑन द टॉप ऑफ कॉइल ए। द सप्लाई to the coil 1 is replaced with a cell and a switch that is initially open as shown. The switch is now closed. As it closed, the copper ring is observed to jump upward. Explain this, why this happens. जी आपको पता है क्या होगा, हाँ जी, क्यों जंप ऊपर करेगा, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट विल पास थ्रू द कॉइल, इट विल बिकम अ मैग्नेट, ठीक है। तो ये कॉपर रिंग विल कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, is placed in changing magnetic field, it cuts the magnetic flux, ये magnetic flux को कट करेगा, magnetic flux को कट करेगा। तो क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा, इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। जो ये क्लोज्ड पाथ है, लूप है, तो उस पर करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और लेंजेस लॉ बता देंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा, जब करंट पास करेंगे ना, ऑन करेंगे, तो इसकी इस साइड पे राइट हैंड रूल से चेक करें ना आप, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे राइट हैंड की फिंगर्स अपनी इस साइड पे करें, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। और उसमें जो करंट इंड्यूस होगा ना, उसमें जो रिंग में करंट इंड्यूस होगा, उसका नीचे साउथ बनेगा, करंट ऐसे पैदा, और ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो लाइक पोल्स, ये दोनों लाइक पोल बनेंगे, लाइक पोल रिपेल करते हैं, इसलिए ये ऊपर जाएगा। तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि लाइक पोल्स बनेंगे, वो रिपेल करते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। सजेस्ट विद द रीजन what would effect of repeating the procedure with the terminal of the cell reversed। अगर आप टर्मिनल ऑफ द सेल को रिवर्स करके भी कर देंगे तो भी वो जंप ही करेगा, क्योंकि हमेशा लाइक पोल बनेगा, ठीक है। नो इफेक्ट, इट विल जंप अगेन, क्योंकि टर्मिनल को ऑपोजिट करने से बेटा, टर्मिनल को ऑपोजिट करने से क्या होगा, जब आप करंट पास करेंगे फ्लक्स को तो कट करेगा ना वो, जैसे ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगा बेटा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा रिंग में, और जब रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज पाथ है, और करंट ऐसे इंड्यूस होगा जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंसेज तो एक्सप्लेन कर देंगे आप इसमें, ठीक है। मैं मार्किंग स्कीम देख लूँ, 1 मिनट दे देंगे जरा, मैं सही बोला कि नहीं।
जी बेटा ऐसे ही है, आगे चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक वेव नेचर ऑफ मैटर, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एट दिस मच स्पीड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? h/mv, ठीक है। h कितना है? 6.63 इंटू 10⁻34 mass of alpha particle, 4 atomic mass unit होती है ना, 4 unified atomic mass, 1.66 into 10⁻⁻27। और स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड गिवन है 6.2 into 10⁻7। सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आ रही है 1.6 into 10⁻⁻15, 1.6 into 10⁻⁻15 meters। अच्छा कहते हैं द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो। स्पीड जीरो कर रहे हैं तो बताएं वेवलेंथ को क्या होगा। स्पीड को जीरो कर रहे हैं तो वेवलेंथ को क्या होगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो, स्पीड कम होती जा रही है तो फिर वेवलेंथ क्या होगी? पहले वेवलेंथ कितनी थी? 1.5 इंटू 10⁻⁻15। इस जगह पे कहाँ गया कर्सर मेरा? जी जब इतनी स्पीड थी ना, 6.2 स्पीड थी, तो वेवलेंथ कितनी थी हमने भी निकाल ली। वेवलेंथ थी सपोज ये थी, और ये पॉइंट कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻15। स्पीड ज़्यादा थी। अच्छा जब स्पीड कम करें तो क्या होगा? क्या रिलेशन है जनाब स्पीड का? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको पता है कैसा बनता है, यूं बनेगा। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ इन्फिनिट हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना देंगे आप बेटा। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट, suggest an explanation why the people are not observed to diffract when they walk through doorway। जब वो डोरवे से गुजरते हैं तो वो डिफ्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेटा उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ना वो बहुत छोटी होती है, तो जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उतनी डिफ्रैक्शन कम होती है, ठीक है। स्मॉलर द वेवलेंथ स्मॉलर द डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हबल्स लॉ। हबल्स लॉ क्या है? The receding speed of the galaxy is directly proportional to the distance of galaxy, ठीक है। Speed is proportional to distance। कौन सी speed? Receding speed। Explain how the cosmologists use the observation of emission spectrum of stars in a distance to determine that universe is expanding, ठीक है। They make the spectrum and compare the spectrum with the spectrum in lab। लैब से जो स्पेक्ट्रम बनता है ना अर्थ पे जो बना है उस स्पेक्ट्रम से कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं जो वेवलेंथ्स हैं वो लॉन्गर हो गई हैं। हमें क्या दे रही हैं? रेड शिफ्ट दे रही हैं। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी। इसकी ये कब होता है? जब कोई चीज़ दूर मूव कर रही होती है, तो वेवलेंथ जो होती है ना वो ग्रेटर होती हैं और वो रेड शिफ्ट दे रही होती हैं और ये बताती हैं कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। एक्सप्लेन हाउ द हबल लॉ स्टेट्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो बेटा हबल लॉ कैसे बताता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग है और बिग बैंग थ्योरी है? तो बेटा हबल लॉ ये बताता है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा है, जितनी स्पीड ज़्यादा है उतना डिस्टेंस ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा है। तो फ्यूचर में क्या होते जा रहा है? फ्यूचर में क्या होते जा रहा है? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो स्पीड बढ़ती जा रही है। अब अगर पास्ट में आए, पास्ट में पहले क्या था? रिवर्स में आए तो फिर क्या था? करीब थी ना, अब तो दूर हो गई है। करीब थी तो स्पीड भी कम थी, और पीछे आए और करीब थी और करीब थी। तो जैसे जैसे पास्ट में आएंगे तो पता चल जाएगा कि दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट। तो पास्ट में दे विल बी दे वर क्लोज टू ईच अदर। अभी तो दूर हो गई है ना, जिससे दूर होती जा रही स्पीड बढ़ती जा रही है। तो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि शुरू में उन्होंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और बाद में एक्सपेंड होती जा रही है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से पेपर खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। जी बेटा अभी नहीं क्वेश्चन रहता है यार। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेडियोएक्टिव डिके। क्या होता है रेडियोएक्टिव डिके? द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है? द रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस।
अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं अ रेडिएक्टिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप एक्स ऑफ हाफ लाइफ टी दैट डिकेज टू फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट ओनली एक्स एंड द स्टेबल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है जी। आगे कहते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 उसकी एक्टिविटी ए नॉट थी और नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन थे ऑफ एक्स। ऑन फिगर 10.1 sketch the variation of the number of neutron of nuclei x present in the sample. Your line should extend from t0 to time 3. अच्छा, रेडिएक्टिव सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है बेटा? जिसकी हाफ लाइफ है x। ओके, x का ग्राफ बनाना है, डिके कर्व बनेगा, आपको बनाना आता है डिके कर्व। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। एक मिनट इसको बता दो। एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 0.5। एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 0.5 कहाँ है? ये। दो हाफ लाइफ के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद इसके भी हाफ, इनको ज्वाइन कर देंगे बेटा। मेरे से सही नहीं बनेगी टच पे ये सही डायग्राम नहीं बनती होती। ये डिके कर्व बन जाएगा, ये डिके कर्व है। अगर डॉटर का होता तो नीचे से ऊपर बनाते हैं। एक्स के पूछा हुआ है ना, एक्स ओनली एक्स एंड द स्टेबल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल। रेडिएक्टिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ आइसोटोप एक्स और स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, बस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट ऑन फिगर 10.2 स्केच द वेरिएशन ऑफ एन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। और ए और एन का ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है ए इज इक्वल टू लैम्डा एन होता है ना, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन ये यूं जाएगी और यूं करके जाएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेट द नेम ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट इन लाइन 10.1। 10.1 में ग्रेडियंट किसके इक्वल है? ये डिके कर्व है ना, इसका ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी एक्टिविटी के इक्वल होता है, रेट ऑफ डिके के इक्वल होता है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ डिके के। और दूसरे में ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? ए इज इक्वल टू लैम्डा एन है ना, तो अगर आप इसके ऊपर लगा दो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? डिके कांस्टेंट। इसकी स्लोप लैम्डा के इक्वल है, डिके कांस्टेंट के। अच्छा बना, आगे कहते हैं फॉर द सैंपल कैलकुलेट द फ्रैक्शन n ओवर n नॉट एट t इज इक्वल टू 1.77। बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे। n ओवर n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा t होता है ना। अच्छा, वैल्यूज डाल दें। n ओवर n नॉट e पावर माइनस लैम्डा क्या होती है? 0.693 ओवर t। और टाइम कितना है बेटा? 1.70। ये t से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और e उधर जाके इसका सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉरी n ओवर n नॉट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बताता हूँ आपको। (0.31) आंसर इज 0.31। ठीक है जी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।